You must have been cleared in last chapter that what is element and compound. In this chapter, we will see law of chemical combination, atoms, molecule, chemical formula, molecular mass and mole concept. Okay? Now let's start law of chemical combination. इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है. Indian philosopher Maharishi Kanath postulate the theory if we go on dividing matter मतलब पदार्थ कोई, ठीक है, matter, we will obtain smallest particle beyond which further division can't be possible, which is known as परमाणु, ठीक है. महर्षि कनाथ फिलोसफर थे. इन्होंने कहा कि हम मैटर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था मैटर क्या है, तो अब हम देखते हैं कि मैटर को हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है. तो इसी पे महर्षि कनाथ ने कहा था कि अगर हम मैटर को किसी तरह से छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर पाते हैं तो वह किस में डिवाइड होता है, परमाणु में, ठीक है. जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो मैटर को बना रही है वो कौन है, परमाणु, ठीक है. सम ग्रीक फिलोसफर कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम्स. और उन्होंने, कुछ ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने परमाणु को ही क्या कहा, एटम कहा. तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे मिलकर की कोई मैटर या पदार्थ बन रहा है, ठीक है. उसके बाद लेवोजियर आए. तो लेवोजियर लेड डाउन फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस. और इन्होंने क्या किया, लॉज दिए ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के. हायर क्लासेस में आप अदर्स लॉ भी पढ़ेंगे बट अभी 9th क्लास में आपके पास केवल 2 लॉज हैं. ओके, तो नाउ स्टार्ट. Laws of chemical combination. The process of combination of 2 or more elements to form new compounds is governed by certain laws called law of chemical combination. Okay? इसमें कहा गया है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाते हैं मिलके, तो वो रिएक्शन जो है कुछ लॉ पे बेस्ड होती है, ठीक है. जैसे कि देखो, कोई A प्लस बी, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट हैं, और ये क्या बना रहे हैं, ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो ये रिएक्शन जो है हम कुछ लॉ से डिसाइड करेंगे, तो वही लॉज हमारे क्या होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज होते हैं. चलो नाउ सी फर्स्ट वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है. तो फर्स्ट लॉ में देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इस लॉ में क्या क्या कह रहा है, ये मास के कंजर्वेशन की बात करता है, ठीक है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो ये 2 लॉ हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ सी फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय लेवोजियर. इस लॉ में इन्होंने कहा, दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सपोज कोई रिएक्शन हुई, ए और बी ने मिला और इन दोनों ने कंबाइन करके ए बी कोई प्रोडक्ट बना लिया है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है. तो इस रिएक्शन में ये कह रहे हैं कि मास ना तो बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा. मतलब अगर जो है ये दोनों 4 ग्राम्स प्रेजेंट है, तो आफ्टर रिएक्शन जो टोटल ए बी का मास होगा वो भी 4 ग्राम होगा. मतलब ना तो एक्स्ट्रा कोई रिएक्टेंट आया और ना ही कुछ प्रोडक्ट से गया. ओके, इसका मतलब है कि कंजर्वेशन है, मास जितना लिया था आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट में भी वो मास उतना ही रहेगा, ठीक है. से मास ऑफ कंजर्वेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब सोडियम सल्फेट से होती है ना, तो क्या बनता है, BaSO4 बनता है, ठीक है. और क्या बनता है, NaCl बनता है ना, NaCl बनता है, ठीक है. तो इस रिएक्शन में अगर BaCl2 और Na2SO4 का मास बिफोर रिएक्शन हमने मेज़र किया तो ये 300.23 ग्राम था, ठीक है. आफ्टर रिएक्शन जब बेरियम सल्फेट और NaCl बन गया, ठीक है, इसमें से कोई भी चीज़ देखो यहाँ पे कॉर्क लगी है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो बना वो बाहर नहीं आया, जितना अंदर लिया था उतना ही रहा आफ्टर रिएक्शन. तो अगर इसमें ना कोई एक्स्ट्रा डाला जाए ना निकाला जाए, उस कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 की रिएक्शन करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है. ये वाइट कलर का PPT होता है, बेरियम सल्फेट. तो इन दोनों का जो हमने मास प्रोडक्ट का मेज़र किया वो भी 300.23 ग्राम आया. इस जितना मास हमने लिया था उतना ही मास क्या हुआ यहाँ पे प्रोडक्ट में भी पाया जाता है. इसका मतलब है मास ऑफ कंजर्वेशन. मास क्या है यहाँ पे, कंजर्व है. ओके,
नाउ अब सेकेंड लॉ देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। दिस लॉ स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। यहाँ पे देखो कि कोई केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, की जैसे हम कोई भी सब्सटेंस देखते हैं, केमिकल कंपाउंड देखते हैं, कोई फार्मूला देखते हैं, तो उसमें जो मास होगा ना किसका, एलिमेंट का, वो हमेशा एक रेशियो में होता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन प्योर वाटर इज ऑलवेज 1:8। आप समझ रहे हैं, देखो हाइड्रोजन क्या होता है, H हाइड्रोजन, और वाटर में क्या होगा, H2O। अब हम जानते हैं यहाँ पे वेट बोला गया है, मास को लेके चलना है, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा इसका मास, 2, ठीक है ना, 2 × 1। एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है, 16 होता है ना, तो है, ठीक है। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, ये 1 आ गया, 1:8। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि वाटर मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब उसमें हाइड्रोजन का 1 पार्ट और ऑक्सीजन का 8 पार्ट, मतलब 1:8 के मास रेशियो जब होगा तब जाके हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी 3:8, 4:8 ऐसा ले लो, हर चीज़ का एक रेशियो होता है तब जाके कोई मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसे हम अभी समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया ना, स्टेट दैट इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई फार्मूला है, जैसे सपोज वाटर का फार्मूला ले लो, तो इसमें जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, ये वाटर के एलिमेंट है जिनसे मिलके वाटर बना है, ठीक है। तो वाटर में ये क्या होंगे, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब इनका रेशियो जो है वो, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ले लो, अगर हम मास के हिसाब से लें तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है, 1 ग्राम ले लो हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ ये हो जाएगा 2:16। अब हमने इसको 2 से इसको स्मॉल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1:8 आ जाएगा। इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल में कितना होना चाहिए इसका रेशियो, 1:8, ठीक है। नाउ देखो, वाटर ऑलवेज कंटेन 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। देखो 2 एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक किसका है, ऑक्सीजन का, और किस रेशियो में मिलता है, या तो 2:16 है ना, और इसी को हमने स्मॉलेस्ट में चेंज किया तो 1:8 भी इसी को कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखो अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH3, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 14 होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 3 ग्राम। तो इस तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है 14:3 के रेशियो में मिलेंगे, तब जाके हमारा क्या बनता है, अमोनिया मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इनके स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। वाटर का देखो, 1 ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन, ये क्या है, वाटर। और अमोनिया का देख लीजिए, ये इस तरह से, ये यहाँ पे देखो, ये ब्लू कलर का नाइट्रोजन है, इस तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। ये देखो इस तरह से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये सिंपल फॉर्म है, वैसे ये पिरामिडल फॉर्म में होता है, ये इसकी स्टेबल फॉर्म होती है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट एंड कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, उस समय क्या था कि पहले जो है परमाणु वर्ड जो है आ गया था, लेकिन उसके बाद अब डाल्टन ने क्या किया, उसी चीज़ को आगे बढ़ाया और यहाँ पे अपनी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी मैटर है, वो कोई मैटर है सपोज, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और जिन छोटे पार्टिकल्स को इन्होंने क्या कहा, एटम। और पहले क्या कहा गया था, जो कनाद वगैरह ने कहा था, उन्होंने परमाणु कहा था, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे एटम भी, ओके। उसके बाद इसकी पोस्टुलेट्स देखते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए इस थ्योरी में, इन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम और कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन्होंने कहा कि कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं।
मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। ठीक है, तो एटम ही वह पार्टिकल है जो फर्दर रिपीट होकर क्या बना रहा है? मैटर बना रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो एटम है वो क्या है? नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो ना बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि अगर एटम को भी फर्दर डिवाइड करेंगे फिर तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रह गया है ना। नाउ नेक्स्ट इज, फिर इन्होंने कहा कि atoms of a same substance are identical in all aspects, that is they possess same size, shape, mass, chemical property etc. मतलब है कि एक ही सब्सटेंस के जो एटम होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, जैसे किसी का हाउस है ना, ठीक है, इसमें देखो कि ये किससे मिलके बना है? ब्रिक से मिलके बना है। तो एक ब्रिक को अगर हम एटम लें, ठीक है, तो इस तरह से हर ब्रिक जो है वो बार बार रिपीट होके क्या बना रही है? पूरा मैटर। पूरा घर को आप मैटर समझ सकते हैं, पूरा घर कोई मैटर है, वह स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक से मिलकर बना है, तो ब्रिक उसके एटम का काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि दे पजेसेस, कि इन्होंने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। हाँ, पहले ये वाला देखो कि सेम सब्सटेंसेस, मतलब एक ही सब्सटेंस है कोई, अगर कोई एक ही सब्सटेंस है तो उसके जो एटम होंगे वो सारे सेम होंगे। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन कोई ले लो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, ये दो एटम से मिलकर बना है H और H, तो दोनों क्या है? सेम है। दोनों का मास भी सेम होगा, दोनों का नेचर भी सेम होगा। तो कि सेम सब्सटेंस अगर होगा तो उसके सारे एटम के साइज, उनका शेप, उनका मास, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज वो सारी क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट, दे पजेसेस डिफरेंट साइज, डिफरेंट मास एंड शेप। इसमें देखो कि अगर जो है डिफरेंट सब्सटेंस का मैटर है, अब देखो हाइड्रोजन का एटम H2 मॉलिक्यूल है, सपोज इसका जो दोनों हाइड्रोजन थे वो कैसे हैं? इन दोनों का नेचर सेम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। अगर मैं क्लोरीन लूँ, ठीक है, क्लोरीन में क्या है? Cl है, Cl है, इसका अपना अलग मास होगा, अलग कैरेक्टर होगा, अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या सेम कैरेक्टर होंगे? नहीं होंगे। तो अगर मैं दो अलग अलग सब्सटेंसेस को ले रही हूँ तो उनके जो है मास भी अलग होंगे, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी और उनके साइज में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, उसके बाद देखो कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कीप पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम जो है सबसे छोटी यूनिट है और जो केमिकल रिएक्शन में क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो ये आपने देखा एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, अगर हम कोई डिफरेंट एलिमेंट लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है, एक वाटर लिया और दूसरा ऑक्सीजन लिया, तो इसने मिलके क्या बना लिया? वाटर मॉलिक्यूल बना लिया H2 और O2 ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट थे कौन कौन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद ईच अदर इन अ सिंपल होल नंबर। देखो होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं है ना, ये होल नंबर में रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड, और इन्होंने एक कंपाउंड बना लिया है यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? किसी रेशियो में मिलते हैं, डेफिनेट रेशियो में, और कोई कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। किसी कंपाउंड के लिए जो नंबर और काइंड्स होंगे एटम्स के वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। सपोज अमोनिया था, ठीक है, NH3। अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर रेशियो है ना, एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 किसके हैं? हाइड्रोजन के, तभी जाके हमारी अमोनिया बनेगी। अब आप अमोनिया कहीं का भी ले लीजिए, किसी भी बॉटल का ले लीजिए, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो सेम ही होगा। ऐसे ही हम वाटर के केस में देखते हैं, आप सी वाटर ले लीजिए, लेक का वाटर ले लीजिए, पॉन्ड का वाटर ले लीजिए, वाटर कहीं का भी हो, उसमें जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो क्या होगा? सेम होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है, अब देखते हैं एटम क्या है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल ऑफ मैटर, ये आपने पढ़ चुके हैं, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं एटम इज अ स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट होकर के क्या बना रही है? किसी मैटर को बना रही है, तो वही क्या है? एटम है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि कैसे जो है ब्रिक्स, एक ब्रिक्स, दो ब्रिक्स, सारी ब्रिक्स मिलके एक घर बना लेती हैं। तो ये यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक
क्या है, ब्रिक है ना। ऐसे ही मैटर के केस में जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो क्या होता है, हमारा एटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखो सोडियम, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, ये क्या है, सारे एटम्स हैं, ठीक है। नाउ अब केमिस्ट्री में क्या होता है कि इन सब एलिमेंट्स को हम किसी सिंबल से, जो कोई भी एटम्स या एलिमेंट्स हैं इनको हम किसी सिंबल से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लेके, ठीक है। जैसे आपने एब्रीविएशंस पढ़े होंगे, उनमें क्या होता है, हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी करते हैं। तो हम कुछ एटम में आपको बताऊँगी, उनके सिम्बल्स बताऊँगी, वो आपको लर्न करने हैं। बुक में पीरियोडिक टेबल होगी, उससे भी आप लर्न कर सकते हैं। एक बार मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम के लिए Al यूज़ करते हैं। Al कैसे, इसका कहीं पे हम इसका फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर को स्मॉल से दिखाते हैं, फर्स्ट लेटर को कैपिटल से, देखो कैपिटल A स्मॉल l, ठीक है। आर्गन को जो है Ar से, बेरियम को Ba से, बोरॉन को B से, ब्रोमीन का Br ले रखा है, कैल्शियम का Ca से डिनोट करते हैं, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को Co से, कॉपर को Cu से, O नहीं है Cu है, ठीक है, Cu से डिनोट करते हैं। कन्फ्यूज़न नहीं होना है कोबाल्ट और कॉपर में Cu आता है। फ्लोरीन को F से, गोल्ड को Au से। अब देखो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि गोल्ड को Go क्यों नहीं लिखा, तो ये कुछ लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं जहाँ से ये आए हुए हैं। जैसे गोल्ड को हम वहाँ पे ऑरियम कहते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये Au आया है। तो कुछ जो है यहाँ पे बिल्कुल उसी के रिलेटेड नहीं होंगे, कुछ अलग वर्ड यूज़ किया होगा तो वो सही है, ठीक है। वो बस दूसरी लैंग्वेज में उनको किसी दूसरे वर्ड से डिनोट करते हैं, इस वजह से वहीं से सिंबल ले लेते हैं, सिंपल सिंबल नहीं लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को H, आयोडीन को I, आयरन को Fe, लेड को Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम को K से दिखाते हैं। पोटेशियम का याद रखना है आपको K, ठीक है। सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, ठीक है। सोडियम देखो Na है इसका, ये भी याद रखना है। सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn, ओके। ये सारे एलिमेंट्स और उनके सिंबल हैं।